Hey Fox, welcome back in another video of Commerce Guru for the Tutor। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी। अभी लास्ट चैप्टर में हमने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बातें की, जहां पर हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फीचर, साइकिल और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बातचीत की। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी की जो अकाउंटिंग में यूज की जाती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर्स के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है दैट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मींस द ओनर। ओनर मींस अ पर्सन हु स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटी। तो प्रोप्राइटर क्या होगा? वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। अब हम सेकेंड टर्म के बारे में बात करते हैं, कैपिटल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पूंजी। सो कैपिटल क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ गुड्स और एसेट जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, उसे कैपिटल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो कि ये हमारा प्रोप्राइटर है जो 5000 का गुड्स बिजनेस में लगा रहा है, 10,000 का एसेट और 10,000 का कैश कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द बिजनेस। सो ये टोटल मिला के इन तीनों आइटम का जो टोटल होगा दैट विल बी कंसिडर एज कैपिटल। तो कैपिटल क्या हुआ? कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ गुड्स, एसेट और कैश which are contributed by the proprietor into business for conducting business activity। कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ओनर इज अ इंटरनल मेंबर और इंटरनल मेंबर्स के टुवर्ड्स देयर इज अ बर्डन, सो दैट इज व्हाई कैपिटल कैन आल्सो बी नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। और इसका दूसरा नाम रहेगा नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओनर्स मींस यहाँ पर हमारा प्रोप्राइटर और इक्विटी मींस उसका पैसा। सो द कैपिटल मींस नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी और इंटरनल लायबिलिटी भी इसे कंसीडर किया जाएगा। अब हमारा डुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस कैपिटल। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ डुअल कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो यहां से हम कैपिटल का एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इट मींस अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे दैट बिकम्स योर कैपिटल। सो कैपिटल क्या रहा? द अमाउंट ऑफ गुड्स, एसेट और कैश contributed by the owner into business is known as capital। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ड्रॉइंग्स। हिंदी में उसे कहते हैं आहरण। अब जैसे कि जो प्रोप्राइटर होता है उसने बिजनेस के अंदर गुड्स इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, एसेट इन्वेस्ट किया, तो वो उसको बोला गया कैपिटल अमाउंट। उसे क्या बोला गया? कैपिटल। अब देखो कैपिटल एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का रूल होता है इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। अब यहाँ पर हमारा जो ओनर होता है वो बिजनेस से कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स या कैश जो होता है वो विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, बट फॉर ओनली पर्सनल यूज। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स बोलेंगे। इट मींस व्हेनेवर proprietor requires some amount of goods or cash from business, he can withdraw for the personal use known as drawings। For example, जैसे कि owner withdraw cash 2000 for paying hostel fees of his child। मतलब बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस से 2000 रुपीज विड्रॉ करता है अपने चाइल्ड की हॉस्टल फीस पे करने के लिए। सो दैट इज द ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग से होता क्या है? हमारी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए ड्राइंग कैपिटल रिड्यूस करेगा, तो ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिटेड। ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिटेड। अब हम नेक्स्ट आइटम की बात करेंगे दैट इज गुड्स। अब गुड्स क्या होता है? इट इज नॉट गुड, इट इज गुड्स। सो गुड्स आर दोज आइटम इन विच बिजनेस डील्स रेगुलरली। इट मींस गुड्स वो आइटम और थिंग्स है जिसमें एक बिजनेस ट्रेडर रेगुलरली डील करता है, या गुड्स वो आइटम है जहां रीसेल पर्पस से जिन्हें परचेज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लॉथ मर्चेंट है, इट मीन जिसका क्लॉथ का बिजनेस है, तो अगर उसके लिए जो आइटम्स रहेंगे क्लॉथ वाले दैट विल बी कंसिडर एज गुड्स। क्यों? क्योंकि गुड्स में वो रेगुलरली क्या कर रहा है? डील कर रहा है। अगर किसी का फर्नीचर का शोरूम है तो उसके लिए फर्नीचर आइटम्स गुड्स रहेंगे। अगर किसी का मोबाइल शॉप है तो उसके लिए मोबाइल जो रहेंगे दीज आर द आइटम विच बेसिकली नोन एज गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्लास 11th कॉमर्स जो है आपकी, आप 11th क्लास में है, मान लो आप सभी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और कंप्यूटर शोरूम ओपन किया, तो कंप्यूटर शोरूम में जो कंप्यूटर्स आइटम होंगे दैट विल बी कंसिडर एज योर गुड्स। बट
उस शोरूम के लिए आपको मान लो फर्नीचर की जरूरत है, so that furniture will not be considered as good because you're not dealing in the furniture, you are dealing in the computer items. तो जिसमें हम रेगुलरली डील करते हैं जिन आइटम्स और गुड्स में, उन्हीं आइटम और गुड्स को हम गुड्स कहते हैं। तो फर्नीचर इस कंप्यूटर शोरूम के लिए बनेगा एसेट या फिर उसका प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं गुड्स से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स। अगर एक बिजनेस गुड्स को परचेज करेगा तो उसे वो परचेजेस अकाउंट के नाम से डेबिट करेगा, और अगर वो सेल्स करेगा तो उसे सेल्स के नाम से क्रेडिट करेगा। अब यहाँ पर परचेजेस में रूल लगेगा एक्सपेंस अकाउंट का और सेल्स में लगेगा इनकम अकाउंट का। अगर हम एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो अगर हम सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर परचेजेस को डेबिट किया जाएगा। और अगर हम उन्हीं गुड्स को सेल करेंगे तो हमारे लिए इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगा। तो व्हेनेवर एक बिजनेस गुड्स परचेज करेगा तो वो गुड्स को डेबिट या क्रेडिट नहीं करने वाला है। अगर परचेज करेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, और अगर सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास है कि जो हमने गुड्स परचेज किया, अगर हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं ड्यू टू सम रीजन, उसे परचेज रिटर्न बोला जाएगा, और परचेज रिटर्न को हम अपने रिकॉर्डिंग में क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेजेस को डेबिट किया है तो परचेज रिटर्न रिवर्स होके क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने सेल्स किया था गुड्स कस्टमर को, और कस्टमर उस गुड्स को रिटर्न कर देता है ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। तो जो भी गुड्स रिटर्न हो रहा है फ्रॉम कस्टमर टू द बिजनेस इज नोन एज सेल्स रिटर्न, और उसे किया जाएगा डेबिट। क्यों? क्योंकि हमने सेल्स को किया है क्रेडिट। तो इस तरीके से गुड्स से रिलेटेड हमारे बहुत सारे जो टर्म्स है वो हमने सीखे। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, दैट इज लायबिलिटी। सो लायबिलिटी को हिंदी में बोलेंगे हम यहाँ पे बोझ। इट इज अ बर्डन, बर्डन ऑन समवन। तो इट मीन्स क्या है कि लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट which is owed by business to outsider. It means there is a burden on the business to pay this amount to particular person. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोन से बैंक लेंगे, so that is also the liability. So it is the amount which is owed to the outsider. It means ये पैसा हमें किसी को पे करना है क्योंकि वो पैसा हमने किसी से उधार में लिया हुआ है। तो liability means a burden on the business. अब ये burden दो तरह का हो सकता है, एक है नॉन करंट लायबिलिटी और एक है हमारे लिए करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मींस अ लायबिलिटी व्हिच इज टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। इट मींस ऐसा बर्डन जिस बर्डन की पेमेंट हम 1 साल के अंदर नहीं 1 साल के बाद करने वाले हैं, ऐसी लायबिलिटी को कहेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर बैंक लोन, डिबेंचर्स, मॉर्टगेज लोन, पब्लिक डिपॉजिट और बॉन्ड एटसेट्रा ये आइटम्स आने वाले हैं। नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास लायबिलिटी का टाइप है, दैट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मींस ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट 1 साल के अंदर की जाएगी। अब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी है? फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रेडिटर, हमारा सप्लायर, मतलब जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उनको बोलते हैं क्रेडिटर और सप्लायर। तो उन्हें जो पैसा देना है वो विद इन 1 ईयर पे करना है। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट, इट मींस बैंक में हमारा अकाउंट होता है तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है सर्टेन अमाउंट विड्रॉ करने का, तो वो बन जाता है एक बैंक ओवरड्राफ्ट जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। ऐसे ही बिल पेबल, जो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, उन्हें हम जब एक अमाउंट पे करने का अश्योरेंस रिटर्न में दे देते हैं तो बिल पेबल होता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू था बट उसका पेमेंट नहीं किया था, जैसे कि सैलरी पे करना था वर्कर का, पे नहीं किया था करंट ईयर में, तो आने वाले टाइम में हमें पे करना होगा, दैट विल बी कंसीडर एज ए लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या है? बर्डन ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स आउटसाइडर। ये दो तरह का होता है, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट मींस व्हिच इज टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर एंड द करंट लायबिलिटी मींस व्हिच इज पेड विद इन 1 ईयर। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिजनेस है बी, उसका एक ऑनर है और यहाँ पर बैंक है। बी क्या करता है? बैंक के पास जाता है और लोन लेके आता है 5 लाख का 3 इयर्स के लिए। तो यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड है दैट इज 3 इयर्स, मोर देन 1 ईयर, तो ये लोन कंसिडर किया जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ऐसे ही अगर मान लो बैंक से वो लोन लेके आता है फॉर ओनली 6 मंथ्स, तो उसे क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। अब दूसरा एक एग्जांपल है कि बी ने यहाँ पे गुड्स परचेज किया है किसी सप्लायर से,
और उससे 3 महीने का क्रेडिट पीरियड मांगा उधार में, तो यहाँ पर ये 3 महीने के अंदर हमें पेमेंट करना होगा, इसीलिए सप्लायर के टुवर्ड्स हमारी जो लायबिलिटी है दैट इज करंट लायबिलिटी। तो ये थी हमारी लायबिलिटी। अब हम बात करेंगे एसेट। सो एसेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन अकाउंटिंग। सो एसेट क्या है? एसेट मींस योर ओन्ड प्रॉपर्टी इज नोन एज एसेट। सो एसेट का अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीनिंग है वो जरा देखें एक बार। Assets are those economic resources of business which are helpful to generate revenue. Asset वो economic resources हैं business के जो business की revenue generate करने में helpful होते हैं। Means कोई भी ऐसा resource जो कंपनी को long term में revenue generate करके देगा that will be considered as asset। अब asset भी हमारे पास mainly two types का होता है, non current assets और current assets। नॉन करंट एसेट्स मतलब एक ऐसी एसेट विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल पर्पस। इट मींस वो ये एसेट है जिनको हम लॉन्ग टर्म में यूज करने वाले हैं। इन एसेट्स को हम रीसेल पर्पस के लिए परचेज नहीं करते, इनका बेनिफिट जो है हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट है जैसे कि टेंजिबल, इंटेंजिबल मींस फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और इंटेंजिबल मींस विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, उसमें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दीज आर द एग्जांपल। करंट एसेट्स क्या है? ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिलना है एंड विच आर बेसिकली हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ट्रेड पर्पस। इट मींस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो करंट एसेट्स क्या है? ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिलने वाला है और जिसको हम कन्वर्ट करेंगे कैश में विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक, goods and debtor or BR. So these are the example of the current asset. अब एक थर्ड टाइप ऑफ एसेट भी होता है फिक्स्ड एसेट, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों में दो टाइप है हमारे पास। अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के 2 कैटेगरी। अब नॉन करंट एसेट्स क्या है? द एसेट्स व्हिच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल पर्पस, मतलब ऐसी एसेट जिसको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज करने वाले हैं, रीसेल के पर्पस से उनको हमने खरीदना नहीं है। तो उसमें है हमारे पास फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड एसेट मींस ऐसी एसेट व्हिच इज हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, जिनको यूज करके हमें गुड्स प्रोड्यूस करना है और रेवेन्यू जनरेट करना है। तो इसके 2 टाइप है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। फॉर एग्जांपल गुडविल, ब्रांड इमेज, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मींस होता है मनी इन्वेस्टेड इनटू अदर बिजनेस, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर्स फॉर मोर देन 1 ईयर। इट मींस अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के शेयर्स में, डिबेंचर्स में पैसा कमाने के लिए अपना पैसा डिप्लॉय करेगा, इन्वेस्ट करेगा, दैट विल बी नोन एज करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इट मींस 1 साल से ज्यादा के लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब बात करते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेन देन। देखो हम बिजनेस में ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। अब ये ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, इट मींस लेना और देना। तो ट्रांजैक्शन मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अफेक्ट फाइनेंशियल कंडीशन या पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन और पोजीशन में चेंज आए, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। एंड विच कैन बी डिफाइंड इन द मॉनेटरी टर्म ओनली, उसे ही बिजनेस टर्म बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है बी का, क्लॉथ मर्चेंट है, वो गुड्स परचेज करता है 5000 का, क्लियर? तो यहाँ पर ये 5000 का गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स बिजनेस के अंदर आएगा और कैश जाएगा। सो इट इज अ ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस। यहाँ पर यहाँ बिजनेस के लिए उन्होंने गुड्स परचेज किया तो गुड्स बिजनेस के अंदर आया और कैश हमारा चला गया। ऑन दी अदर हैंड यहाँ ये बिजनेस का जो ओनर है मोहनलाल, इसने पर्सनली क्या किया, 200 रुपए दिए किसी बेगर को क्या दिए, 200 रुपए पे किया। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बात कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है बिजनेस से रिलेटेड? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोहनलाल जो है कोई और पर्सन है, बिजनेस का ओनर है, अपनी कैपेसिटी पे पर्सनली वो किसी बेगर को पैसे पे कर रहा है, सो दैट इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे अगर बिजनेस एक बेगर को 200 रुपए का डोनेशन दे रहा है, सो इट मींस बिजनेस की पॉकेट से कुछ पैसा जा रहा है।
सो दैट विल बी कंसिडर एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या करे, अफेक्ट करे, उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में डिफाइन होनी चाहिए एंड इट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस ओनली। ट्रांजेक्शन दो तरह का हो सकता है, इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। अब इंटरनल ट्रांजेक्शन क्या है? जो इंटरनली बिजनेस की कंडीशन को इफेक्ट करे, और एक्सटर्नल विच इज रिलेटेड टू द आउटसाइडर। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर्स की। एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चा, इसको हिंदी में हम खर्चा बोल सकते हैं। सो एक्सपेंडिचर मींस द अमाउंट स्पेंट और द लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स एंड गुड्स नोन एज एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी पैसा जो हमने स्पेंड किया है या हमने लायबिलिटी इनकर्ड की है, मतलब खर्च तो नहीं किया, बेनिफिट ले रहे हैं और पैसा बाद में पे करने की हमने बोला है। सो लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स एंड गुड्स नोन एज एक्सपेंडिचर। इट मींस बिजनेस के अंदर जब हम एसेट्स को परचेज करने के लिए या गुड्स को परचेज करने के लिए या बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हैं उसे एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब एक्सपेंडिचर यहाँ पर तीन तरह का है, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सबसे पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो हम स्पेंड करते हैं या लायबिलिटी इनकर करते हैं टू एक्वायर एसेट नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, और ये इरेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, वन टाइम एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंडिचर का वो पार्ट जो स्पेंड किया जाता है एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए हमें मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा अमाउंट जो हम स्पेंड करते हैं ऑन रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस और टू एक्वायर गुड्स और टू मीट रेगुलर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जिसकी पेमेंट हम कर रहे हैं, अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं गुड्स परचेज करने के लिए या बिजनेस के जो रेगुलर एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए, जैसे कि सैलरी देना है, वेजेस देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो दीज आर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें मिल जाना है सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर तक के अंदर ही। तो अगर बेनिफिट मिल रहा है मोर देन 1 ईयर के लिए और अमाउंट जो है वो हम स्पेंड कर रहे हैं एसेट को परचेज करने के लिए, तो बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर गुड्स को एक्वायर करने के लिए हम अमाउंट स्पेंड करेंगे, सो दैट विल बिकम्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। मींस एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है नेचर। सो बहुत सारे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे फ्यू इयर्स के लिए और वो ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व करता है और उसका बेनिफिट हमें एक साल नहीं फ्यू इयर्स के लिए मिलने वाला है। इट मींस फॉर एग्जांपल कि मान लो कि एक बिजनेस है वो 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर रहा है और ये एडवर्टीजमेंट 5 साल के लिए चलने वाला है। तो यहाँ पर जो ये बेनिफिट हमें फ्यू इयर्स के लिए मिलेगा, इसीलिए ये कैपिटल नेचर हुआ और 5 इयर्स के बाद अगेन मुझे एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट पे करना होगा, इसीलिए इसको बोला गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे हम फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स। फिक्स्ड टीसीएस एसेट क्या है? एक ऐसी एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और ना ही उनकी कोई वैल्यू है। ये वो लॉसेस हैं बिजनेस के जिनको अभी तक हमने कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है अपनी बुक से। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इट मींस फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स आर नॉट द रियल एसेट्स, दीज आर ओनली द assets which does not have any kind of physical existence और ना ही उनका कोई वैल्यू है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका कुछ बैलेंस हमारा रह गया है, इसीलिए उन्हें हम फिक्स्ड टीसीएस एसेट के नाम से जानते हैं। अब एक एग्जांपल से जरा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पर बी का एक बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है। अगर वो फर्नीचर रिलेटेड गुड्स परचेज करता है 1 लाख का, तो अगर गुड्स परचेज करने के लिए वो रेगुलरली एक्सपेंस कर रहा है तो दैट विल बी नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिलेगा। अगर वो बी जो बिजनेस है फर्नीचर वाला, अगर वो लैंड परचेज करता है, लैंड उसे बेनिफिट देगी मोर देन 1 ईयर्स और ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है लैंड में, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो चलिए अब रिसीट की बात करते हैं। रिसीट मीन्स पैसा मिलना, रिसीट मीन्स पैसा मिलना। सो द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड एसेट एंड सर्विसेज नोन एज रिसीव। मतलब कोई भी अमाउंट जो हम रिसीव करने वाले हैं या रिसीव कर चुके हैं फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स या एसेट या सर्विसेज नोन एज रिसीव। तो ये रिसीट भी हमारे पास दो तरह का है, एक कैपिटल रिसीट और दूसरा रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? जो अमाउंट रिसीव होना है बाय सेल्स ऑफ एसेट, और ये इरेगुलर नेचर का होता है, मींस नॉन रेकरिंग रिसीट इसे बोला जाता है। मीन जो पैसा हमें किसी एसेट को सेल करने से मिले, दैट विल बी नोन एज कैपिटल रिसीट, और वो वन टाइम रहेगा, रेगुलर नेचर का नहीं रहेगा। या अदर देन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो पैसा हमें मिल रहा है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है भाई? रेवेन्यू जनरेटिंग जो एक्टिविटी है, जो रेकरिंग नेचर की बार बार होने वाली एक्टिविटी है, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां से जो पैसा हमें मिल रहा है या मिलने वाला है, दैट विल बी नोन एज रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो पैसा हमें बाय सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली मिलने वाला है, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है यहाँ पे फर्नीचर का, तो यहाँ पर हमने राम को सोल्ड किया गुड्स 50,000 का क्रेडिट पे 3 मंथ्स के। तो राम से जो पैसे आने हैं बाय सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट विल बी कंसीडर एज रेवेन्यू रिसीट। ऑन दी अदर हैंड वही हमने क्या किया है? शाम को कुछ आइटम सोल्ड किया, फर्नीचर सोल्ड किया। क्या सोल्ड किया? फर्नीचर। अब फर्नीचर का हमारा बिजनेस नहीं है, अब ये चीज हमने फर्नीचर बेच दी, हमारी एक एसेट, तो उसे बोलेंगे हम कैपिटल रिसीट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और इनकम की। देखो, अकाउंटिंग का पर्पस होता है प्रॉफिट और इनकम कैलकुलेट करना। अब इनकम और प्रॉफिट एक वाइडर टर्म है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मींस एक साल के दौरान हुआ हमारा टोटल रेवेन्यू, मींस द अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड थ्रू सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम बोलेंगे अपना रेवेन्यू। उसमें से हम अपने एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग और नॉर्मल एक्सपेंडिचर है बिजनेस से रिलेटेड, उन्हें माइनस करेंगे, तो हमें एक साल का नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता चलेगा। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। तो अभी हमने एक्सपेंडिचर की बात की। एक्सपेंडिचर में से एक आइटम जो रेगुलरली बिजनेस की रोज के खर्चों के लिए पे किया जाता है, उसे हम एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं अच्छे से कि एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ? द अमाउंट स्पेंट और कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग बेनिफिट फॉर 1 ईयर नोन एज कैश एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि कैश पेड फॉर सैलरी, वेजेस, मटेरियल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मींस क्या है कि भाई बिजनेस को चलाने के लिए जो भी अमाउंट हमने रेगुलरली स्पेंड किया या कॉस्ट इनकर्ड की हमने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसे हम एक्सपेंस बोलेंगे। अब एक्सपेंस तो बहुत कैटेगरी का होगा, एसेट्स खरीद लिया हमने, या बहुत सारे एक्सपेंस होंगे हमारे ऐसे। उनमें से वो एक्सपेंस जो हमें रेगुलरली करने हैं बिजनेस में प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है, और बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलरली जो पैसा लगा है, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस। इट मींस एक्सपेंस का वो पार्ट जो हमने पहले ही पे कर दिया है फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज नोन एज प्रीपेड। अब अगर पहले ही पेमेंट कर रहे हैं किसी एक्सपेंस की, तो उसका बेनिफिट हमें डिराइव होने वाला है फ्यूचर में, तो इसीलिए उसको हम एसेट बोलेंगे और उसको भी करंट एसेट्स बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि रेंट पे करना था 12 मंथ्स के लिए 12,000, और हमने आने वाले 3 मंथ्स का भी रेंट पे कर दिया, इट मींस 15,000 पे कर दिया। सो द 3,000 रेंट विल बी कंसिडर्ड एज प्रीपेड। सो प्रीपेड इज योर करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस बकाया खर्चा, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हुआ बट उसका हमने पेमेंट नहीं किया, इसे हम क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इट मींस खर्चा तो कर लिया, पेमेंट नहीं किया। जैसे कि हमने वेजेस पे नहीं की पर हमने काम करवा लिया वर्कर से। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कर